नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि गर्मी बहुत है और बहुत दिनों से हम आपसे बात नहीं किए थे, तो दो विकट समस्याएं थी। अब या तो आवाज़ करते हुए पंखे की खट को गायब करो और पसीना बहाओ, और पसीना हम बहुत बहा चुके हैं, पसीना हम अक्सर बहाते रहते हैं। तो हमने सोचा कि आज थोड़ी सी खटखट को बर्दाश्त कर लिया जाए और इस गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में, गर्मी के कारण को मत देखिए, गर्मी गर्मी है, फिर भी थोड़ी बहुत बात की जाए, क्योंकि चुनावी गर्मी तो ख़त्म हो गई है, मगर ईवीएम को लेकर जो गर्मी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी एलन चाचा टेस्ला से उतर के हमारे ईवीएम में परेशानी करने आ गए हैं और उस पर से कूद गए हैं राहुल बाबा। अरे मज़े की बात है कि विपक्ष इस बार इस स्थिति में आ गया है कि मोदी की नाक में दम करके रखे और नींद हराम करके रखे, सीटें कम नहीं है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस 99 के फेर में अटक गई है, तो कुछ करने का नहीं है। इस चुनाव में जो है, देखिए ऐसा है कि हम कोई समीक्षा नहीं कर रही हैं, जो हमारे मन में आ रहा है वही हम बता रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको लगा कि बात की जानी चाहिए। अब ऐसा है कि इस चुनाव में बहुत सी अनोखी चीज़ें हुई हैं। लोग हार के भी खुशी मना रहे हैं और जो जीत गए हैं वो भी बड़े संयत हो गए हैं। बात ज़रूरी थी। पहली बात तो मेरी समझ में जो 400 पार का नारा था वो मेरी खोपड़ी में घुसने का नाम नहीं लेता, तो कोई लॉजिक ही नहीं था। अब रही बात अयोध्या में और यूपी में बहुत ही झटका लगा है। बंगाल में तो इनका संगठन है नहीं, और संगठन नहीं होने की वजह से निश्चित रूप से चुनाव के जो नतीजे हैं वैसे नहीं आए हैं जिसका शोर मचाया जा रहा था। दीदी की जो लक्की भंडार योजनाएं हैं, तो लक्की उनको मतों की लक्की देती चली गई। लेकिन एक बात ये है कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर हम जा कहाँ हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव हुए थे और जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर लड़े गए, बड़ी विचित्र स्थिति में थे कि सबसे बड़ी ख़राब बात तो मुझे ये लगी कि बेफजूल के मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे सबसे बुरा तब लगा जब ममता बनर्जी ने हर चीज़ में भाजपा को घुसाना शुरू किया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं इसके पहले भी बोल चुकी, जो 400 पार का नारा था इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई मतलब नहीं था। आप भले ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी भी देखनी चाहिए। अयोध्या में ऐसा क्या हुआ? अयोध्या में पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अयोध्या इतना विकास हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इसके बावजूद लोगों ने हरा लिया। यहाँ भी मुझे लगा कि जो जनता है वो किसी की नहीं होती है। आप करते करते मर जाइए। लोग विकास चाहते हैं मगर उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। उनको नया घर चाहिए पुराने घर को तोड़े बगैर। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। अगर आपको विकास एक तरह का, मुझे लगता है कि मंथन की प्रक्रिया है। जब तक आप पुराना तोड़ेंगे नहीं तब तक नया कैसे आएगा। और मैंने तो सुना है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हैं। निश्चित रूप से गुस्सा रहा होगा, लेकिन आप वहाँ पे देखें कि अयोध्या को क्या से क्या बना दिया गया है। और वहाँ पे एक जो 500 साल से टेंट में बाल लला थे, उनको एक भव्य मंदिर में लाकर स्थापित करना, ये देश की धार्मिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा को एक शिखर तक ले जाने की तरह है। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके मुद्दों को समझते हुए ये ज़रूरी है कि वहाँ की जो सरकार है, यूपी सरकार है और जो केंद्र सरकार है, एक बार, या कोई भी सरकार है, एक बार विकास को लेकर जनता की ज़रूरतों और जनता की दिक्कतों को समझते हुए, उसको ध्यान में लेते हुए, उसको साथ में लेते हुए फिर आगे की दिशा निर्धारित करें। जनता को भी ये समझना होगा कि बगैर कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। आपको थोड़ा तो कष्ट उठाना ही होगा। और ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा ही अप्रत्याशित था, अयोध्या से हार जाना और यूपी में सीटें आधी रह जाना, वो तो और उससे भी बड़ी हैरत की बात है कि केरल में एक सीट भाजपा को मिल गई, दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन किया।
कुल मिलाकर तो मुझे यही लगता है कि ये चुनाव में मुझे एकदम स्पष्ट हो गया कि ये जनता किसी की नहीं होती। मानते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, वो अल्पसंख्यक, तथाकथित अल्पसंख्यक, क्योंकि वो मुझे अल्पसंख्यक लगते नहीं हैं। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता का हार जाना, वो भी यूसुफ पठान के आगे, मतलब क्या है ये? और वो यहाँ पर आके कौन सा विकास वो करने वाले हैं? सबसे खराब बात जो है कि दोनों ही पक्षों से, पक्ष और विपक्ष की ओर से, धर्म को एक हथियार के रूप में आजमाया गया। आरोप प्रत्यारोप चले और इसका शिकार वो लोग हुए जो कि इन दोनों ही चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। कोई लॉजिक नहीं था, कोई मतलब नहीं था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ जैसे संस्थानों का नाम बीच में लाया जाता, लेकिन ये हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि लक्खी भंडार की लक्खी के लिए यहाँ की औरतों ने संदेश खाली की औरतों की चीख नहीं सुनी, उनकी वेदना नहीं सुनी। मैं सचमुच विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि यही बंगाल है जहाँ पे नेताजी हुआ करते थे, जहाँ पे खुदीराम बोस हुआ करते थे, जहाँ पे मातंगिनी हाजरा थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये हम कौन से राज्य में रह रहे हैं? और जिस तरह से परिस्थितियाँ जा रही हैं कि किसी का इतना ज़्यादा तुष्टीकरण किया जा रहा है कि अगला जो है, जो कि अन्य जो समुदाय राज्य में रह रहे हैं, उनका जीना मुहाल हुआ जा रहा है। और आप इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। भविष्य जाने क्या होगा। निश्चित रूप से इस बार एनडीए की राह बहुत आसान नहीं होगी, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो मैंने देखा है, राजा कोई ना कोई तोड़ तो निकालेगा कि वो किसी के वश में ना रहे, चाहे वो जदयू हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। इस चुनाव में बड़े उलटफेर हुए, ईवीएम को बड़ी गालियां पड़ी जिसका कोई मतलब नहीं था। ईवीएम को गालियां पड़ती रहेंगी। अब ये अलग बात है कि जब ईवीएम इतनी ही खराब थी तो आपको इतनी सारी सीटें कैसे आ गई? आप जीते तो ईवीएम अच्छी, आप हारे तो ईवीएम खराब। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए और एक परिपक्व नेता की तरह ईवीएम की बहानेबाजी छोड़कर राजनीति को गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, राजनीति आपके लिए बोझ है, तो कृपया पीछे हटके आने वाले लोगों के लिए रास्ता छोड़ दें। कांग्रेस में नेतृत्व की बड़ी कमी है। अच्छे नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। मुझे उम्मीद थी कि माकपा का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। माकपा ने बहुत निराश किया। मतलब इस चुनाव ने सबको कुछ ना कुछ दिया और सबसे कुछ ना कुछ लिया। और रही बात जनता, तो जनता अगर आप अयोध्या की देखें या बंगाल की देखें, तो कुछ भी करके आप 100% सुनिश्चित नहीं हो सकते कि आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा ही। मुझे लगता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कोई भी पार्टी अगर खुद को मजबूत करना चाहती है तो जनता तक जाए। दल बदलुओं के सहारे राजनीति अगर होती है तो बहुत देर तक नहीं टिकती है। ये एक अच्छी बात हुई है। सारे दल बदलुओं को जनता ने ठेंगा दिखा दिया है, कुछ को नहीं भी दिखाया है और कुछ को दिखा भी दिया है। तो जिस पार्टी के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उसी पार्टी के दल छोड़े हुए नेताओं से आप अपनी पार्टी को कितना लंबा खींचेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर जाइए, संघ की मदद लीजिए। संघ से आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संघ आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक है, परंतु वह भी तो एक विचारधारा है। जिस तरह अल्पसंख्यक एक विचारधारा है, जिस तरह साम्यवाद एक विचारधारा है, उसी प्रकार यह भी तो एक विचारधारा है। तो उसको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है? सभी विचारधाराओं की अच्छी चीज़ों को लेकर ही तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप कुछ भी करें तो फांसीवाद नहीं है, दूसरा करे तो फांसीवाद है। फांसीवाद की परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारों को पक्षकार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है जैसा है वो कहिए। मुझे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब शिक्षक इस पछड़े में पढ़कर ऐसे पक्षकार बनते हैं कि ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब भूल जाते हैं और एकदम पार्टी प्रवक्ता की तरफ बातें करते हैं। ऐसा
नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि ये व्यक्तिगत आलोचना हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु यह देखना होगा कि आपकी छवि कैसी है और आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। बातें करने को बहुत कुछ है, दिमाग में भी बहुत कुछ है, लेकिन कुछ अगली बार के लिए छोड़ेंगे तब तो अगली बार फिर मिलेंगे। तो आज के लिए रिपोर्टर दीदी में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।